एक भी क्रांतिकारी पैदा नहीं हुआ, एक भी सुधारक पैदा नहीं हुआ। तो ब्राह्मणों ने देखा कि छत्तीसगढ़ में सतनामी विचारधारा का बड़ा बोलबाला है, और सतनामी जो विचारधारा है ये समानता न्याय प्रिय विचारधारा है। इस विचारधारा को मानने वाले एससी एसटी ओबीसी के लोग ब्राह्मणवाद को साथ नहीं दे सकते, तो इसलिए इस आंदोलन को, सतनामी विचारधारा को, सतनामी आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन लोगों ने यह प्रोपेगेंडा किया कि जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में आगजनी हुई और उस आंदोलन से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा हुआ, ये उन्होंने कहा। आज जो कार्यक्रम हम कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन के लोग हमारे वकील साहब और अन्य को कह रहे थे प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे जो वरिष्ठ पुलिस एसपी साहब है तो आगे सही है, मान लिया है आंदोलन जैसे असामाजिक तत्व नहीं होंगे किया जाएगा। और छापेमारी दिशा युवाओं के ऊपर कर दी गई। ये एलआई विभाग है, गुप्तचर विभाग है, गृह विभाग है, इनका क्या रोल है? इनका रोल है कि लॉ एंड ऑर्डर का शासन कायम रहे, मगर छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गई। आंदोलन के लिए परमिशन भी दे दिया, आंदोलन आने वाले थे उनको पता था, मगर आइन वक्त वहां का कलेक्टर रफू चक्कर हो गए। तो ये जो वहां हिंसा हुई, वहां हुई, वहां जो ये अगर कोई पार्टी है तो कलेक्टर है उसकी ऊपर सजा नहीं चाहिए। वो लोग दोषी है, वो लोग अपराध है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको जोड़ी नहीं चाहिए थी, या उन लोगों को आंदोलन के लिए आपने परमिशन दिया और आप लोग मैदान छोड़ के भागे, तो इसके लिए प्रशासन लोग जिम्मेदार है। मगर प्रशासन को कौन ऑर्डर दे रहा है? पर्दे के पीछे से प्रशासन को ऑर्डर देने वाली जो संस्था है वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस। साथियों, आरएसएस के लोग कई जगहों पर ऐसे असामाजिक कार्य करने में संलिप्त है। महाराष्ट्र में उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का जो फसाद हुआ था, महाराष्ट्र का उस समय का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस था, गृह मंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस था, और गृह मंत्री के वेल प्लान में आरएसएस के भिड़े और एक गोटे ने वहां पर फसाद करवाया। सत्ता पर बीजेपी, फसाद करवाया आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, जांच कर रहे आरएसएस बीजेपी के लोग। अरे वो कहावत है कि चोर ही न्यायदान करने के लिए हमारे लिए ये जो समीक्षा का मामला हो रहा है कि जो गुनहगार है, असली गुनहगार है, वो न्याय दे रहे, वो कहाँ न्याय देने वाले हैं? वो न्याय देने वाले नहीं। हमारी बहन ने यहाँ आकर अपना दर्द बयान किया कि फलाना एरिया से महिलाएं निकल पड़ी थी या निकलने वाली थी, अपने बच्चे को, अपने युवाओं को फ्री करने के लिए
तो उन लोगों को सरकारी मीटिंग के नाम पर, सरकारी स्कीम के नाम पर उन लोगों को रोका गया। उस बहन का मैं हृदय से आभारी हूं कि उसने ये सच्चाई यहां ऑन रिकॉर्ड बोला। तो ये जो 186 युवा जेल में घुसाए गए हैं, मैं आज इस मौके पर हमारे सतनामी समाज को यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि 186 युवा जो बेकसूर है उनको रिहा करने के लिए राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा उनके लिए हाई कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। हमें हमारे लोगों का वकालत करना हो। हम आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया, इसके पीछे मकसद है कौन पहल करेगा। वो अकेले अकेले लोगों को डरा रहे, धमका रहे, परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा की तरफ से उन 186 युवाओं को जेल से रिहा करने के लिए हम जनहित याचिका दायर करने वाले हैं। और जिस दिन वो 186 युवा जेल के बाहर रहेंगे, इसी रायपुर में बड़ी सभा का आयोजन करके उनका सत्कार भी इसी संस्था के द्वारा करेंगे और उन्हें असली देशभक्त का सर्टिफिकेट देंगे। गांधी जी जेल में गए, नेहरू पटेल जेल में गए, एक बार नहीं गए, कई बार गए। गांधी जी को कोई पूछता नहीं था, गांधी जी का कोई वजूद नहीं था, मगर गांधी जी बार बार जेल में गए और वहां अनशन करने का नाटक किया। 21 बार अनशन किया गांधी जी ने जेल में, मगर एक बार भी मैं छुआछूत मिटाने के लिए अनशन करूंगा, ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को अधिकार दिलाऊंगा, इसके लिए आंदोलन नहीं किया, इसके लिए अनशन नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं वो नाटक थे। तो बार बार जेल में गए और बाहर आए तो लोगों ने उनको साधु महात्मा कहा, मगर जो हमारे इक्का भाई ने बताया कि आदिवासी युवाओं को जेल में घुसाने का क्या रिजल्ट आया, तो वो आदिवासी युवा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में मजदूरी करने के लिए माइग्रेट हो गए हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि यहाँ के रिसोर्स को यहाँ की सरकार सराहने का काम कर रही है। तो जो सच उन्होंने बताया वो कटु सच है। तो हम उन 186 युवाओं को देशभक्त के नाम पर उनका सम्मान करेंगे। साथियों, सतनामी लोगों के लिए सतनामी लोगों के सत्य ही मानव का भूषण है। गुरु घासीदास जी ने जो समाज को प्रेरणा दिया, इकट्ठा रहने के लिए संदेश दिया, उसमें से एक है सत्य ही मानव का भूषण है। और 7वें नंबर की उनकी प्रतिज्ञा है शांति बनाकर चला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन किस बात से डर रहा है। जिस धर्म के धर्मगुरु ने ही आदेश दिया है शांति बनाकर चलना, जो समाज शांति प्रिय समाज है, उस समाज से प्रशासन को क्यों डर लग रहा है? तो जो डरने का जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी ये है कि अगर ये बात आम लोगों में फैल जाएगी कि इसके पीछे, ये कांड करने वाले के पीछे किन दुष्ट लोगों का हाथ है, तो समाज दोस्त दुश्मन जान लेगा। और दोस्त दुश्मन कौन है? तो SC ST OBC के लोग दोस्त हैं। और दुश्मन कौन है?
जो 3.5% है, मगर उन्होंने सत्ता पर नाजायज कब्जा किया, जांच एजेंसियों पर नाजायज कब्जा किया। वो लोग इस कांड के पीछे है, ये पता न चले इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार डरी हुई है। तो इस सरकार को डरपोक सरकार कहा जाना चाहिए। जो सरकार जांच नहीं करना चाहती, 5-6 महीने हो गए उन युवाओं को रिहा नहीं कर रही है, जांच नहीं करना चाहती है। और जेल खाम जिन्होंने खराब किया, विद्रूप किया, तोड़ा, जलाया, वो लोग पहले के पीछे कौन है? तो हमारा यकीन और दावा है वो आरएसएस से संबंधित ब्राह्मणवादी लोग हैं। 17वीं विचारधारा से, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह क्या है? 17वीं विचारधारा से जो मानव समान, ये जो सूत्र है 17वीं लोगों का, इस सूत्र का, इस विचार का अगर कोई विरोधी वर्ग है वो वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। उनका क्या कहना है? 17वीं विचारधारा का गुरु घासीदास जी का क्या वचन है? मानव एक समान। और वैदिक ब्राह्मणों का क्या सिद्धांत है? एक ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, ब्रह्मा के कमर से पैदा हुआ वो वैश्य है, पैर से पैदा हुआ वो शूद्र है। और महिला के बारे में भगवत गीता में कहा कि ये महिला, मनुस्मृति में कहा ये महिला सभी पाप की जननी है। देखो ऐसा धर्म है, इसे धर्म कहा जा सकता है? इसमें कोई समानता है? जिस धर्म ने छुआछूत पैदा किया, इतना घटिया लेवल का माल पैदा किया, जिस धर्म ने शूद्र यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को, ताकतवर शेर को शूद्र कहकर गुलाम बनाया, जिसने 11 करोड़ लोगों को घुमंतु जनजाति बनाकर घुमंतु समाज में तब्दील किया, 8 से 10 करोड़ आदिवासी लोग हैं जो आज भी जल जंगल में हैं, और उनको वहां से खदेड़ने के लिए आज आरएसएस और बीजेपी के लोग आपके छत्तीसगढ़ में जंगल पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासियों को माइग्रेट करवाने के लिए। ये लोग रानी अंबानी को देश भेज चुके हैं और दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जो लोग सरकारी उद्योग और कंपनियों को, जंगलों को, ब्राह्मण बनिया पूंजीपतियों को बेचने वाले लोग क्या देशभक्त हैं? ये लोग तो देशद्रोही लोग हैं, जो जंगलों को, आदिवासियों के जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को बेचने वाले जो लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कौन सा राष्ट्रहित का काम किया? भारतीय रेल को गौतम अडानी को भेज दिया, ये राष्ट्रहित है? मिलिट्री जिसके द्वारा देश की सुरक्षा होती है, असली देशभक्त तो मिलिट्री मैन है, असली देशभक्त तो पुलिस लोग है। मिलिट्री का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया और 3 साल के अग्निवीर नाम की स्कीम लाया, यानी देश का मिलिट्री का निजीकरण करने वाले जो लोग हैं तो एक देशभक्त है। अलग अलग राज्यों की जो डाटा और जानकारी हमें इकट्ठा हो रही है, अभी एसपी लेवल का जो पदाधिकारी है पुलिस विभाग का, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, ऐसा बीजेपी की जहां सत्ता है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी एसपी रैंक का अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। कहां से करेगी? मैं जानकारी क्यों डिक्लेयर कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के पुलिसों को कि हम हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर पुलिस जो बने हुए वो तो हमारी समाज से बने हुए, एससी एसटी ओबीसी से बने हुए, उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे।
हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उनके भी बाल बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो सरकार हमारे हर कार्यक्रम को विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में हमारे कौन से कार्यक्रम को ससम्मान परमिशन दिया? आज दिन में 12-11 बजे तक परमिशन के लिए मेन कार्यकर्ताओं को बिठा के रखा। एक सिंगल कार्यक्रम, चाहे जिले लेवल का कार्यक्रम क्यों हो, मगर छत्तीसगढ़ सरकार को डर हमारे संगठन से क्यों लग रहा है? भारत मुक्ति मोर्चा से, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से क्यों डर लग रहा है? अभी 10 तारीख को अंबिकापुर में हमने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का राज्य स्तरीय अधिवेशन लिया। हजारों की तादाद में वहां लोग आए थे, अपने हक अधिकार और संगठित रूप से आए थे। वहां पुलिसों का तांता लगा दिया गया जैसे वहां कोई आतंकवादी हो। और हमारे माइक को छीना गया, वो लाइट जो वायर था उसको तोड़ रहा था हमारे साथी ने। अगर उस बंदे को नहीं बचाया होता तो वही लटक कर मर जाता था। तो छत्तीसगढ़ में केवल सतनामी लोगों के खिलाफ ये वारदात नहीं हो रही है, यहाँ हर एक बहुजन समाज के व्यक्तियों के साथ ये जुल्म जाती हो रही है। इसकी वजह आप लोगों को शासन करना चाहिए। जो आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सत्ता पर बैठने लायक नहीं है। आज जो सीएम कुर्सी पर बैठा है वो सीएम पद के लायक नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जब कैंडिडेट चुनाव के लिए खड़ा होता है तब वो चुनाव आयोग को लिख के देता है, प्रतिज्ञा पत्र लिख के देता है, और प्रतिज्ञा पत्र में अपना नाम लिख के देता है, एफिडेविट करके देता है, एफिडेविट करके देता है कि मेरा नाम यह है, मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरा सरनेम यह है। तो ये जो वर्तमान सीएम है इन्होंने लिख के दिया होगा, मैं शेड्यूल ट्राइब से हूँ, लिख के दिया होगा। जैसे ही सीएम बन गए, सीएम की मिसेस ने कह दिया कि मेरे मिस्टर सीएम इसीलिए हो गए क्योंकि वो हिंदू है। बताओ, मैं एकता जी को कहना चाहता हूँ कि सीएम को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा नोटिस भेजी जाए। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आप प्रतिज्ञा पत्र में लिख रहे हैं एंड शेड्यूल ट्राइब्स, चुनाव जीतने के बाद कह रहे हो हिंदू। भारत में किसी को भी हिंदू नाम का सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं बांटता है, तो ये महाशय हिंदू कहां से हुए? कौन से सर्टिफिकेट मिलता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट या माइनॉरिटी, ये कहां से हिंदू है? मैंने ये रिपोर्ट देखा, इनको विष्णु कहा गया। मोदी जी का चेहरा है, बगल में सीएम का चेहरा है, इनको विष्णु कहा गया। अरे अवतार पर घोषित कर दिया गया। और मुझे ये जानकारी मिली कि कुछ सीएम उस राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के कार्यक्रम को रोकने के लिए पहल कर रहे थे, क्योंकि आरएसएस के लोगों के द्वारा दबाव बना हुआ था। और मेरे ऊपर, एकता जी के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय संगठन वकील के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं सुनील डोंगरदिवे जी के ऊपर, अरविंद कच्छप जी के ऊपर, ये 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया और पुलिस के द्वारा करवाया। वहां अंबिकापुर में ये बात तो सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ में पुलिसों का दमन और शोषण हो रहा है। ये काम उनको नहीं करना चाहिए था। किसी आरएसएस के पंडे को अगर आपत्ति है तो वो दर्ज करता, पुलिस क्यों कर रहे हैं? जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अगर किसी का कोई आपत्ति है तो उन्हें इंडियन लॉ के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार उनको दंडित करना चाहिए और कहना चाहिए कार्यक्रम को क्या आपत्ति, आप अलग कार्यक्रम करो।
तो वो मुद्दा जो है वो भी संगीन मुद्दा है। और ये जो एक सदा को देखा है तो मैंने उस दिन भी कहा था और उसका पुनरुच्चार करने के लिए याद दोहराया हो कि 28 नवंबर को हम सतनामी आंदोलनकारी लोगों को, युवाओं को रिहा करने के लिए और सतनामी आंदोलन को इन असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से बदनाम किया है, वो बदनामी का दाग खत्म करने के लिए, वो भुलाने के लिए, साफ करने के लिए आने वाले 28 नवंबर को हम छत्तीसगढ़ बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि ये लोकतांत्रिक मुद्दा है। साथ ही साथ यह तानाशाही शुरू हो गई है, या बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। बोलने का मतलब आप जानते नहीं है, बोलना हमारे लिए आजादी है और इसको संविधान में फंडामेंटल राइट के तहत मान्य किया है संविधान सभा ने। अगर छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने समाज के हक और अधिकार के लिए निशस्त्र इकट्ठा नहीं होने दे रही है, शांतिपूर्ण ढंग से सभाएं नहीं करने दे रही है, जैसा आज हमारे साथ हुआ, तो ऐसी सरकार को नकारा सरकार हम घोषित करते हैं कि वो संविधान के तहत काम ही नहीं कर रही है। जनता को दिए गए फंडामेंटल राइट को नकारा जा रहा है। अगर जनता के फंडामेंटल राइट को नकारा जाएगा तो इसके लिए हम जेल भरो आंदोलन तक करने के लिए तैयार है। वो जो धमकियां देते हैं कि तुमको परमिशन नहीं दी गई है या तुम्हें परमिशन नहीं दी जाएगी, तुम्हारे परमिशन की क्या जरूरत है? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 के द्वारा 26 जनवरी 1950 को महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को परमिशन दे दिया है। हम परमिशन नहीं मांग रहे, हम सूचना दे रहे हैं, हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, मगर छत्तीसगढ़ सरकार कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। वो सरकार ही संविधान को नहीं मान रही है, कानून को नहीं मान रही। जनता कानून को मान रही है, जनता संविधान को मान रही है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार ही संविधान की नहीं मान रही है। जो संविधान की नहीं मानते हैं, जनता के पास फुल अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि जनता ने वोट देकर उनको चुना हुआ है। तो जनता 5 साल बाद तक नहीं रुकेगी, जनता सड़क पर उतर सकती है और छत्तीसगढ़ बंद करके ये दिखा सकती है कि तुम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहे हैं, तो कुर्सी त्यागनी चाहिए। इसलिए एक मुद्दा है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य को लाखों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं और आदिवासी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उनकी पिटाई हो रही है, उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी लोग भारत के संविधान के अनुसार भारत के नागरिक है और अव्वल दर्जे के नागरिक है और डीएनए के अनुसार पक्के नागरिक है और संविधान के अनुसार 5वीं और 6वीं अनुसूची के द्वारा आदिवासी ही जंगल के बाप है, मां है, वास्तविक मालिक है। गौतम अडानी, धीरूभाई अंबानी के बच्चे, टाटा बिरला के बच्चे मालिक नहीं है। तो वो हसदेव जंगल को बचाने के लिए आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब यह आंदोलन चल रहा था 2-3 माह पहले, तो हमने खुद छत्तीसगढ़ सरकार को और भारत सरकार को पूछा कि ये एक्ट के तहत ये जंगल हटाना, उसको नष्ट करना अपराध है। संविधान के 5th शेड्यूल के अनुसार भी संवैधानिक अपराध है।
इसके बावजूद यहाँ पूंजीपतियों का कब्जा क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला जवाब है। उन्होंने अलग अलग कानून की धाराएं बताई और वो कानून की धाराएं या अलग अलग कानून जो अभी लेटेस्ट में बनाए हुए हैं वो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हैं। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का उल्लंघन करना ही राष्ट्रद्रोह है। ये हंसदेव जंगल के मुद्दे को भी 28 नवंबर के छत्तीसगढ़ बंद में प्रमुख मुद्दा बनाया जा रहा है। ओबीसी को उनके लोक संख्या के अनुपात हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ये मुद्दा भी इस छत्तीसगढ़ बंद में है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉकडाउन में अंधेरे में की गई, पाप जो है अंधेरे में किया जाता है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पाप किया, राष्ट्रद्रोही कार्य किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रद्रोही शिक्षा नीति है और इसके अंदर उन्होंने मनुस्मृति वाली व्यवस्था लागू कर दी है। क्लॉज नंबर 12 में लिखा हुआ है कि सरकारी स्कूलों में 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को जाति आधारित शिक्षा दी जाएगी। फिर डॉक्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, सेक्रेटरीट कौन चलाएगा, तो कौन चलाएंगे ये पॉलिसी में। तो शिक्षा नीति मनुस्मृति आधारित है, इसलिए उसका विरोध करने के लिए भी ये छत्तीसगढ़ बंद है। उसके चरणबद्ध आंदोलन इस तरीके से है। आज पहला चरण है यानी 14 नवंबर 2024 राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल के नाम पर रायपुर में जिलाधिकारी महाशय यहाँ आएंगे और वो जो हमारे आंदोलनकारी लोग हैं उनके हाथों से सामुदायिक तौर पर हमारी ये जो 5 सूत्री मांग है इसका ज्ञापन स्वीकार करेंगे। यह पहला चरण है। दूसरा चरण है 19 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम पर प्रत्येक जिले में 33 जिलों में जिलाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। और तीसरा चरण है 28 नवंबर 2024। इसकी आप छत्तीसगढ़ बंद, इसकी आपको जोरदार तैयारी करनी है। ये संदेश देने के लिए यहाँ मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ। यहाँ की सरकार को पता नहीं है कि ये संगठन राज्य लेवल का संगठन नहीं है और उन्होंने मेरे ऊपर जो एफआईआर किया हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके, वो उन्होंने एहसान किया है हमारे ऊपर। इस बहाने छत्तीसगढ़ और हमारा नाता अटूट हो गया है। अगर गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए तो मैं जेल में जाते जाते कहाँ महान होने वाला हूँ, कहाँ छोटा होने वाला हूँ। हम संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए हर कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पुरखे कौन है? गुरु घासीदास जी है। हमारे पुरखे कौन है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हमारे पुरखे कौन है? छत्रपति महाराज है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। हमारे पुरखे हो रही है जो महिला छोड़ के भागे थे। 1857 में कौन कौन भागे थे सबको मालूम है। हमारे पुरखे वो नहीं। हमारे पुरखे माफीनामा देने वाले भी नहीं। सावरकर ने 4 बार माफीनामा लिख के दिया था। हमारे पुरखे माफी लाने वाले भी नहीं। हमारे पुरखे लड़े, इस व्यवस्था को बदलने के लिए लड़े। उनकी कुर्बानी के कारण ही भारत की संविधान की एक नई व्यवस्था आ गई है और इस व्यवस्था को, संविधान को, हमारा लक्ष्य, पवित्र लक्ष्य है। हम संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और सत्ता और कुर्सी पर बैठे वाले लोग आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आरएसएस का डिक्लेयर एजेंडा है भारत का संविधान मानना नहीं है। ये आरएसएस का डिक्लेयर एजेंडा है। हमारा डिक्लेयर एजेंडा है भारत के संविधान को लागू करना है। आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा है भारत के संविधान को मानना नहीं है।
ये लड़ाई खुले तौर पर संविधान मानने वाले लोग और संविधान न मानने वाले लोग दोनों के बीच में हो रही है। और जो लोग संविधान नहीं मान रहे हैं उनकी आबादी 3.5% है और हमारी आबादी 90% है। अगर 90% बनाम 3.5% की लड़ाई होती है लोकतांत्रिक हिसाब से जीत किसकी होगी? जीत हमारे समाज की होगी। हमारे लोगों को माई समझने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए इस सभा को रोकने के लिए, लेकिन हम आगे हमें संदेश देना था। ये लाइव टेलीकास्ट ऑल इंडिया में हो रहा है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार की नालायकी ऑल इंडिया में लाइव टेलीकास्ट हो रही है। उनको लिहाज रखना चाहिए था संविधान का, और उनके खिलाफ हम पब्लिक एक्शन कर रहे हैं। हम जन आंदोलन करना चाहते हैं। हमारा संगठन 32 राज्यों में फैल चुका है। भारत मुक्ति मोर्चा 32 राज्यों में फैल चुका है, 550 जिलों में फैल चुका है, 4,500 तहसील में फैल चुका है। और ये राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनामी क्रांति मोर्चा ये केवल मात्र 1 साल का बच्चा संगठन है। इसको पैदा होकर 1 साल हो गए हैं और 1 साल में ये छत्तीसगढ़ बंद करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब जिसके पीछे जो 45 साल की मेहनत है ये इसने सहभागी है। मैं आज भारत मुक्ति मोर्चा का ऑल इंडिया का सेक्रेटरी होने के नाते जाहिर घोषित करना चाहता हूँ कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और तमाम ऑफशूट विंग के लोग और एक 17वीं क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ 28 तारीख को बंद करने वाले। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है वो लोग हमारे अपने नहीं है। जिन लोगों से हमारा मुकाबला चल रहा है, हमारे पुरखों से यह परंपरा चल रही है, और उन लोगों का नाम ब्राह्मीण है। और उन ब्राह्मीण लोगों के बारे में हमारे मेश्राम साहब ने कहा कि प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि ब्राह्मण जज बनने लायक नहीं है क्योंकि इनके अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है। भारत का जो सीजीआई है ये महाराष्ट्र का ब्राह्मीण है, चंद्रचूड़। जो ब्रिटिश लोगों ने कहा था वो बात चंद्रचूड़ साहब ने सही साबित करवा दी। अब जज साहब फैसले नहीं कर रहे, राम को पूछ रहे हैं और हार्दिक फैसले कर रहे हैं। यानी कानून को देख रहे, संविधान को देख रहे, धाराओं को देख रहे, उसको देखकर फैसले दे रहे। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा अयोध्या मामले का फैसला देने के लिए मैं खुद राम से डायलॉग किया, राम को पूछा और राम को पूछकर मैंने फैसला दिया। क्या मतलब इसका? जो ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि इनके अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, भारत के सर न्यायाधीश ने बात सीधे कर दी। जो संविधान को नहीं मानेगा हम उनको नहीं मानेंगे, जो संविधान को दायरे में रहेगा, संविधान का आदेश फॉलो करेगा, हम उसको मानेंगे। हम उनके रिटायर होने की राह देख रहे हैं। हम भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से चंद्रचूड़ के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करने वाले हैं। उनको आज जवाब देना पड़ेगा कि कौन से धारा में कहा गया है कि मैं इसको पूछकर फैसला दूंगा। तो देश में अव्यवस्था ऊपर से चल रही है, सेंटर में अव्यवस्था है, राज्य में तो अव्यवस्था होगी। तो मैं आखिरी मुद्दा यह बता रहा हूं साथियों कि गांधी जी कहते थे अंग्रेज विदेशी है इसलिए उनको भारत छोड़ के जाना चाहिए। देखिए भारत पर हजारों वर्ष में कई आक्रांताओं ने, विदेशियों ने राज किया, मगर उन आक्रांताओं को अगर ढूंढा जाए, मुगल आए चले गए, अभी नहीं है मुगल। ये जो मुसलमान है भारतीय मुसलमान है, हम ही लोगों से कन्वर्ट हुए लोग हैं। उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है, यानी वो मूल निवासी है।
डच आए चले गए, पोर्तुगीज आए चले गए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश भी चले गए, मगर ब्राह्मण आए अभी तक नहीं गए। ये जो 17 लोगों का घृणा करने वाला जो वर्ग है, ये केवल ब्राह्मण वर्ग नहीं है, ये विदेशी वर्ग है। और इसके लिए ब्राह्मणों के हजारों लिखित दस्तावेज हमारे पास है। 1903 में किताब लिखी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किताब का शीर्षक है आर्टिक होम इन दी वेदास, यानी ब्राह्मणों का मातृभूमि। उसने लिखा कि हम लोग विदेशी है, जहां ज्यादा बर्फीली एरिया है वहां हम रहते हैं, भारत में आते हैं तो हमारी स्किन को खुजली हो जाती है, इसलिए ब्राह्मण लोग ज्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लिखा हम लोग विदेशी है, जंगली थे, असभ्य थे और हमारे मूर्खों ने सिंधी सभ्यता को नष्ट किया। जवाहरलाल नेहरू ने मान्य किया, देश का प्रधानमंत्री लगातार रह चुके वाले व्यक्ति ने मान्य किया। आज के ब्राह्मणों को क्या आपत्ति है? तिलक ने लिखा आर्टिक होम इन दी वेदास, मगर ब्राह्मणों की कौन सी मातृभूमि वो नहीं लिखा। मैंने किताब लिखी विदेशी ब्राह्मणों की मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया, यानी तिलक ने एरिया बताया मगर नाम नहीं बताया। मैंने नाम बताया कि उनकी मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया है, जिनका डीएनए R1A1 है और हमारा डीएनए L3MN है, दो भिन्न ग्रुप है। तो ब्राह्मण लोग यहाँ के मूल निवासी होते तो अपने ही भाइयों की जातियां क्यों बनाते? अगर ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी होते तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों बनाते? और क्षत्रियों का महाभारत में इतना घृणित अपमान क्यों करते कि क्षत्रियों का निर्वंश कर दिया, एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहा। 21 बार नरसंहार किया, क्यों का? केवल मात्र ब्राह्मण विदेशी है, क्षत्रिय वैश्य भी इसी मिट्टी के हैं, वो भी गुमराह हुए, मगर क्षत्रियों की अभी आंखें खुल रही है और ब्राह्मणों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रहे हैं। तो हमारी लड़ाई आने वाले समय में जिन लोगों के साथ है वो केवल मात्र ब्राह्मण लोग। और लोकतंत्र के अनुसार उनको हमसे घृणा होगा वोट के आधार पर, तो 3.5% वाले ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं चुन सकते, यानी वोट की लड़ाई में हमें हरा नहीं सकते। ब्राह्मण सरपंच सदस्य नहीं चुन सकता। तो आज जो सत्ता में है, यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ब्राह्मण लोगों ने टूल के तौर पर जिनको राज दिया है, वास्तविक ताकत सीएम के पास नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। वास्तविक ताकत अन्य ब्राह्मणों के पास है, मोहन भागवत के पास है। और ब्राह्मणों की अलग अलग राज्यों में सरकारें कैसी आई, बीजेपी की अलग अलग राज्यों में सरकारें कैसे आई, इसका गुप्त रहस्य है ईवीएम मशीन। ब्राह्मण लोग शूरवीर नहीं है, पहले भी पीठ पीछे हमले किए, आज लोकतंत्र पर हमले कर रहे हैं और ईवीएम में डकैती डालकर घोटाला करके सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इस छत्तीसगढ़ बंद में जुड़ा रहना चाहिए। अभी तक संविधान के द्वारा अभी सोशल मीडिया में के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, मगर बिरला साहब जो सभापति है पार्लियामेंट के, इन्होंने अपनी खुद की बेटी का विवाह एक मुस्लिम विवाह से कर दिया। तो आरएसएस बीजेपी के लोगों को बिरला साहब के घर पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए था। हम मान लेते कि ये लोग सही काम कर रहे हैं, ये लव जिहाद को रोक रहे हैं, ये तो लव जिहाद है। जो बातें वो समाज को बता रहे हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग उल्टा कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी ब्राह्मण, वो आरएसएस बीजेपी की है। शाहनवाज हुसैन की बीवी आरएसएस बीजेपी की है। और